दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कक्षा 10वीं का हिंदी का एक किताब है कृतिका, जिसका पाठ 3 है साना साना हाथ जोड़ी, जिसके आज हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो फिर चलिए बिना देरी किए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो फिर पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। उत्तर है, रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे नीचे धरती पर टिमटिमा रहे हो। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। झालर का अर्थ है जैसे दीपावली में कहा जाता है लीची बॉल। ठीक है। रात के अंधकार में सितारों से झिलमिलाता गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा था। उसकी चेतना शून्यता से प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अंतर्दृढ़ता में डूब गई, उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। यहाँ पे एक वर्ड है अंतर्दृढ़ता, जिसमें मग्न हो जाना, उसका अर्थ है मग्न हो जाना। अब प्रश्न संख्या 2 है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। उत्तर है, गंतोक को सुंदर बनाने के लिए वहां के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक श्रम किया है। श्रम का अर्थ होता है मेहनत। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पहाड़ों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बगानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है और यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसीलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। तीसरा प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। यहाँ पताकाओं का अर्थ होता है प्रभाव। ठीक है। उत्तर है, सफेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा का प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। बुद्धिस्ट का अर्थ होता है जो कि बौद्ध धर्म से होते हैं। कई बार किसी नए कार्य के आरंभ के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। इसीलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती है। चौथा प्रश्न है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लिखिए। उत्तर है, पहला, नार्गे के अनुसार सिक्किम के रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। यहाँ पर वादियां का अर्थ हुआ बगीचा। ठीक है। दूसरा है, घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि वहां की खूबसूरती की तुलना स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से की जा सकती है। तीसरा, नार्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु व नए कार्य की शुरुआत का प्रतीक है। इनका रंग श्वेत व रंग बिरंगा होता है। चौथा, सिक्किम में घूमते चक्र भारत के अन्य स्थानों व्याप्त आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाओं की तरह है। फिर पांचवा, वहां की युवतियां बोकू नाम का सिक्किम का परिधान डालती है।
जिसमें उनका सौंदर्य की छटा निराली होती है। वहाँ के घर घाटियों में ताश के पत्तों की तरह बिखरे होते हैं। छठा, वहाँ के लोग मेहनत कश होते हैं। उनका जीवन काफी मुश्किलों से भरा है। सातवां है, स्त्रियां व बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियां स्वेटर बुनती है, घर संभालती है, खेती करती है, पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती है, चाय की पत्तियां चुनने बाग में जाती है, बच्चे पानी भरते हैं और जानवर चराते हैं। और इसके साथ ही 9वां है, बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है क्योंकि दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। इन सब के विषय में नार्गे लेखिका को बताता चला गया। अब फिर 5वां प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? उत्तर है, लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कवि लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी ही धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। यही विश्वास पूरे भारत को ही एक ही सूत्र में बांध देता है। छठा प्रश्न जो है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। उत्तर है, नार्गे एक कुशल गाइड थे। वह अपने पेशे के प्रति पूरी समर्पित थे। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारियां प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। वह अपने देश के एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला, एक गाइड अपने देश को व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, एक कुशल गाइड को चाहिए कि वह अपने भ्रमणकर्ता को हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो। चौथा, एक कुशल गाइड को अपने प्रति विश्वसनीय भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। पांचवा, गाइड को कुशल व बुद्धिमान होना आवश्यक है ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके। वह अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। ठीक है, यहाँ भ्रमणकर्ता का अर्थ हुआ जो कि घूमते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी घूमने जाते होंगे। छठा है, एक कुशल गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी आवश्यक है। इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। सातवां, वह यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों को जानकारी देता रहे। आठवां, वहाँ के जनजीवन की दिनचर्या से अवगत कराए। 9वां, रास्ते में आए प्रत्येक दृश्य से पर्यटकों को अवगत कराए। यहाँ अवगत का अर्थ हुआ पहचान। ठीक है, अब 7वां प्रश्न है, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। ये उत्तर बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, इसलिए इसे ठीक से पढ़ लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। उत्तर है, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा। जो जो वह ऊंचाई पर चढ़ती गई, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला गया। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए तो कहीं हल्का पीलापन
लिए हुए प्रतीत हुआ। चारों तरफ हिमालय के गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां थी। कहीं पर्वत प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला दिखाई दिया और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो गया, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। कभी बादलों की मोटी चादर में सब कुछ बादलमय दिखाई देता हो कभी कुछ और बादलमय का अर्थ होता है जो कि पूरा बादलों से घिरा हो। कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे। जलप्रपात का अर्थ होता है झरना। तो वहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती तीस्ता नदी बह रही थी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर वह भाव विभोर हो गई, जिसने उनके हृदय को काव्यमय बना दिया। काव्यमय का अर्थ होता है कविता से लीन या फिर कविता में मग्न। अब 8वां प्रश्न है, प्रकृति उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसे अनुभूति होती है? उत्तर है, हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी भूत सी माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। इस वातावरण में उसको अद्भुत शांति प्राप्त हो रही थी। इन अद्भुत व अनूठे नजारों ने लेखिका को पल भर में ही जीवन की शक्ति का एहसास करा दिया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह देश व काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बह रही हो और उसके मन का सारा मैल और वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई हो। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले। उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि वह चिरकाल तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव ही करते रहे। यहाँ पर चिरकाल का अर्थ हुआ अमर या फिर पूरा जीवन भर, मतलब जो कि कभी ना मरे। ठीक है। 9वां प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? अलौकिक का अर्थ होता है जो कि देखने लायक ना हो। उत्तर है, लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी। अलौकिक का अर्थ होता है जो कि देखने लायक हो। अकस्मात वहां के जनजीवन ने उसे झकझोर कर दिया। वहां कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, वे पत्थर तोड़कर संकरे रास्तों को चौड़ा कर रही थी। उनके कोमल हाथों में कुदाल व हथौड़े से ठाठे निशान पड़ गए थे। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी कि ये पहाड़ी औरतें अपने जान की परवाह न करते हुए सैलानियों के भ्रमण तथा मनोरंजन के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही है। 7-8 साल के बच्चों को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। यह देखकर लेखिका मन में सोचने लगी कि यहाँ के अलौकिक सुंदर के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। दैन्य का अर्थ होता है जो कि थोड़े भिखारी टाइप्स के होते हैं, और जिजीविषा मतलब हुआ उसका अर्थ जिनको जरूरतें होती है लेकिन उनकी जरूरतें पूरा करने वाला कोई नहीं होता। अब 10वां प्रश्न है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। उत्तर है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जो अपनी जानकारी व अनुभव से सैलानियों को अवगत कराता है। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता को भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। प्रयोजन का अर्थ होता है जो कि योजना लेकर आए थे। अपने मित्रों व सहयोगियों का साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी व आनंदमयी बन जाती है।
वहाँ के स्थानीय निवासियों व जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना हो तो वह स्थान नीरस व बेजान लगने लगता है तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था करने में संलग्न होते हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कितना समय लेकर ये समाज का कितना अधिक वापस लौटा देती है? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। उत्तर है, पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं। श्रमिक का अर्थ होता है मजदूर। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करती रहती है। भरे भरे बगानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में जीविका के रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियाँ, पुल आदि बनाना, खेतों में अन्न उपजाना, कपड़ा बुनना आदि कारखानों में कार्य करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करके उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं। यहाँ पर कारखानों का अर्थ हुआ फैक्ट्रीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उससे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वो असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती। यदि ये आम जनता ना हो तो देश की प्रगति का पहिया रुक जाएगा। यहाँ पर सकारात्मक अर्थ हुआ पॉजिटिव। ठीक है, 12वां प्रश्न है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है? इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? उत्तर है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को अपना विहार स्थान बना रही है। विहार का अर्थ होता है घर। ठीक है, विहार का अर्थ होता है घर। इससे वहाँ गंदगी बढ़ रही है। पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं। कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं, जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। प्रवाहित का अर्थ होता है मिलाना। साथ में घरों से निकला दूषित जल भी नदियों में ही जाता है, जिसके कारण हमारी नदियां लगातार दूषित हो रही हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव होने लगा है। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी, जो बाढ़ को आमंत्रित करता है। दूसरे, अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, जिससे वायु प्रदूषित होती जा रही है। इसे रोकने में हमारी भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए। पहला, हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। दूसरा, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। तीसरा, हमें नदियों की निर्मलता व स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाली दूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। चौथा, नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। ऐसे आपके मन में कोई और भी है तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। अब 13वां प्रश्न है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखे। यहाँ पर स्नोफॉल का अर्थ होता है जैसे बर्फ का पिघलना। ठीक है, पिघल कर तो पानी बन जाते हैं और बहते हैं। उत्तर है, आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को दूषित किया जा रहा है। प्रदूषण का मौसम पर असर साफ दिखाई देने लगा है। प्रदूषण के चलते जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं पर बारिश अतिरिक्त हो जाती है
तो किसी स्थान पर अप्रत्याशित रूप से सूखा पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखते बनती है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका होता है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती है या कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता। ये सब प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। इससे सांस की अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। प्रदूषण के कारण पहाड़ी स्थानों का तापमान भी बढ़ गया है, जिससे स्नोफॉल कम हो गया और ध्वनि प्रदूषण से शांति भंग होती है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल पा रहा है और पेट संबंधी अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। अब 14वां प्रश्न है, कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। उत्तर है, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी तक यह पर्यटक स्थल नहीं बना है। यदि वहां दुकानें होती तो वहां सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाता और वे जमा होकर खाते पीते, गंदगी फैलाते तथा वहां पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहां पर वह स्नोफॉल देख पाई। इसका कारण यही था कि वहां प्रदूषण नहीं था। अतः कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए एक प्रकार से वरदान ही है। ठीक है। 15वां प्रश्न है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? उत्तर है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। नायाब का अर्थ होता है बहुत अच्छा। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और जब गर्मियों में पाने के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो उस समय यही बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर नदियों को भर देती है। नदियों के रूप में बहती यह जलधारा अपने किनारे बसे नगर तथा गांवों में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत से क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंत में सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से फिर से वाष्प के रूप में जल चक्र की शुरुआत होती है। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था की है। अब आखिरी प्रश्न फ्रेंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए पढ़ लीजिए आप सब। प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? उत्तर है, साना साना हाथ जोड़ी। पाठ में देश की सीमा पर तैनात फौजियों की चर्चा की गई है। वस्तुतः सैनिक अपने उत्तरदायित्व व निर्वाह ईमानदारी, समर्पण तथा अनुशासन से करते हैं। सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते हैं। कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार। ठीक है। देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। हमारे सैनिकों उर्फ फौजी भाइयों को उन बर्फ से भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है जहां पर तापमान शून्य से भी नीचे गिर जाता है। वहां नसों में खून को जमा देने वाली ठंड होती है। वह वहां सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं और हम आराम से अपने घरों पर बैठते रहते हैं। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रख कर जीते हैं। हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। उनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार व सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। और सचमुच में फ्रेंड्स, हम सभी को फौजियों का सम्मान करना चाहिए। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।